Hello everyone. In the third video of short questions for 2025 board exams class physics class 12th. तो पिछले क्लास में हमने बेसिकली दो पार्ट्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देख लिए थे. टुडे वी विल ट्राई टू कवर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या कहता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले कंसिडर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Ex, a closed cylinder surface is placed. मतलब हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. आपका क्वेश्चन में वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है. तो ये कैच है, ये आपका कैच है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि ये आपका ट्विस्ट करके EY भी दे सकता है, EZ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपसे. ठीक है. तो कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Ex in a closed cylindrical surface is placed. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है, closed cylindrical surface को प्लेस कर दिया है. And if phi1 phi2 represents the flux through the surfaces of the circular cross section. phi1 और phi2 क्या है बेटा, ये circular cross section आप देख पा रहे हो कि this is our circular cross section. तो ये आप मान सकते हो phi1 बोल सकते हो इसको, और दूसरा phi2 बोल सकते हो. तो phi1 और ये क्या हो गया आपका phi2 हो गया. If phi1 and phi2 represents the flux through the surfaces of the circular cross section of the cylinder, and phi3 is the flux through the curved part of the closed cylinder. और phi3 क्या है, curved part का flux है. phi3 is flux for curved part. ठीक है. तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा बेसिकली बताओ फ्लक्स क्या होगा तीनों सरफेसेस से. तो हम देखेंगे ध्यान से. आप देख रहे हो कि बेसिकली आपका ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर हम देखेंगे तो किस तरफ आएगा, इस तरफ. और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, इस तरफ होगा. मतलब एज वी नो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज क्लोज सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होता है. तो आउटवर्ड नॉर्मल अगर इस सरफेस का मैं कंसीडर करूंगा तो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि अंदर से तो क्लोज्ड है. तो आउटवर्ड नॉर्मल इज समथिंग अवे. इस सरफेस के रिगार्डिंग हम देखें तो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा. और कर्व सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो वेरिएबल होगा. वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि हर जगह देखोगे तो आपका जो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ के छोटे से सेक्शन पे देखेंगे तो हमारा एन कैप का डायरेक्शन जैसे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो कि आउटवर्ड होगा. रेडियली अवे बोल सकते हो आप. यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे लोगे तो हर जगह आप देखोगे एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली अवे होता है. तो हमेशा जो आप फ्लक्स निकालते हो तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा. ठीक है. तो आप जानते हो थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द एरियाज. एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए. तो देखो अगर मैं पहले सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और एरिया वेक्टर किस तरफ है आपका, इस तरफ. तो इस केस में आपका जो थीटा बन रहा है क्या बन रहा है आपका, 180 डिग्री बन रहा है. कितना बन रहा है, 180 डिग्री. इस केस में देखेंगे तो एन कैप इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में. तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया आपका, 0 डिग्री. और अगर कर्व सरफेस की बात करें तो थीटा इस केस के लिए कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से और रेडियली अवे कह लो, अपवर्ड कह लो, डाउनवर्ड कह लो. तो आपका जो थीटा होगा दैट विल बी योर 90 डिग्री. ठीक है. तो वेरेवर थीटा इज 90 डिग्री तो cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया. यानी phi3 क्या होगा, 0 होगा. तो phi3 0. तो देखो या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये दो ऑप्शंस आप कह सकते हो कि ये phi3 और phi3 0 होगा. ठीक है. अब देखो हमारा जो phi1 है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि cos 180 क्या होता है आपका, माइनस होता है. तो -1. तो phi1 इज इक्वल्स टू माइनस ये से आपका आ रहा है. phi2 इज इक्वल, phi2 की वैल्यू क्या होगी, cos 0. तो पॉजिटिव वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, और थीटा वाला पार्ट जो कि 90 डिग्री है वो आपको 0 प्रोवाइड करेगा. तो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आपके जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो सकते हैं, सिचुएशन थोड़े से वैरी कर सकते हैं. ठीक है. और तो आपको हमेशा बेसिकली इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के डायरेक्शंस को निकालना होगा, थीटा निकालना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे हो जाएगा. ठीक है. 1 मार्क का क्वेश्चन है. बहुत ही स्टेटमेंट अगर आप देखो तो काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है. आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है इन सब चीजों को देखने में. तो ऑलवेज बी स्पेसिफिक कि इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है. ठीक है. पॉजिटिव टेम्परामेंट, कूल माइंड के साथ आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और फॉर्मूले को सही डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो ऑप्शंस आपके मिलेंगे. ठीक है.
तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर electric field intensity due to an infinite cylinder of radius capital R and having charge small q। ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। एक क्या बोला है आपसे, इनफाइनाइट सिलेंडर बोला है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया आपका, कैपिटल आर है, और उस पे चार्ज कितना बोला है आपका, स्मॉल क्यू चार्ज है, वो भी कैसा है, पर यूनिट लेंथ है। यानी कि किसकी बात हो रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही होगा। ये जैसे आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए दैट यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। उस सिलेंडर का जो भी लेंथ हो एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज, आप उसका क्या निकाल सकते हो, लीनियर यानी लैम्डा निकाल सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। अब हमारा यहाँ पे जो किस डिस्टेंस में निकालना है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या दिया हुआ यहाँ पे, ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब सिलेंडर से बाहर पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम इट्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको अगर मैं पिक्चोरियल तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर को मैंने काफी इंफिनिटली लॉन्ग दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है आपका, ये डिस्टेंस जो है वो आपका कैपिटल आर है, इसका रेडियस, और यहां इसका एक्सिस जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेंडर का कोई ऐसा कुछ नहीं है ना। हमने क्या पढ़ा है, एक लाइन चार्ज पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन, गॉस लॉ में क्या था, तीन एप्लीकेशंस थे, एक तो लाइन चार्ज, शीट और शेल, और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आप कोई भी स्फीयर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चार चीज हमने पढ़ रखे हैं। सिलेंडर आ गया तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि और सीधा हमें फॉर्मूला भी नहीं पूछा है, वो भी ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं, मतलब रिलेशन पूछा है कि स्मॉल आर से कैसे वेरी करेगा, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, इनवर्स होगा आर के, या फिर इनवर्स स्क्वायर किसके इनवर्स होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप इसको थोड़ा सा अगर एनालॉजी से देखेंगे तो सिंस ये क्या है आपका, सबसे इसमें जो कैच है वो क्या है, इनफाइनाइट वर्ड इज द कैच। अगर आप देखें तो इनफाइनाइट वर्ड कैच है। तो इनफाइनाइट वर्ड अगर आपका देखें, इनफाइनाइट सिलेंडर का मतलब क्या है, एक सिलेंडर जो बहुत ही इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, लाइन चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो क्या, अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज हो गया तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, अगर फॉर्मूला आता है तो आप कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कई बार चीजें हमें पता होती हैं, उसको इंप्लीमेंट करना होता है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, एग्जाम में थोड़ा सा तो अप्लाई करना होगा आपको, चीजों को एनालाइज करके। फिजिक्स यही चीजें कहती है कि आप कितना चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। देख रहे हो ना, एक वर्ड से आपने क्वेश्चन को किस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब सिलेंडर पढ़ते ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सिलेंडर कंफ्यूजिंग वर्ड है आपका, ठीक है। सिलेंडर इज समथिंग कंफ्यूजिंग, ये आपके लिए सही नहीं है, बट इनफाइनाइट आपको हेल्प करेगा चीजों को एनालाइज करने में। तो क्वेश्चंस में हमारे कई सारे हिंट्स भी होते हैं, कई सारे डाइवर्जेंस भी होते हैं, दोनों पहचानो, क्वेश्चन देखो अपने आप ही होगा, ठीक है। अपने हिंट्स को साथ रखो, डाइवर्जेंस से दूर रहो, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कैसे क्वेश्चन को करते हैं विदाउट हैविंग टू मच ट्रबल, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं एक बार। बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, टुच्चा मतलब क्या कहते हैं, अगर ये कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, फिर वो अपने फ्री के मार्क्स को ना ऐसे ही वो खो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो देख लो, ये तो बच्चे जो भी जानते होंगे इनको देखते के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो आपको पता है ना, इनफाइनाइट शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, सिग्मा हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपका सिग्मा, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे तो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
और ये कांस्टेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, उसका जो मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड नेचर का होगा। ये शीट पॉजिटिव है तो अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गॉस लॉ से एप्लीकेशन भी पूछ सकता है 2 मार्क में। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है आपसे ध्यान से देखिए कि आप जानना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूले में कहीं आर नहीं आ रहा है तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का मिलेगा आपका। अगर आपको आता है तो 1 सेकंड के अंदर 1 मार्क आप अर्न कर सकते हो, और नहीं आता है तो फिर ये कॉन्सेप्ट अगर मिस कर गए आप तो फिर 1 मार्क। सीबीएसई में देखो बेटा 16 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे। तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो जो फ्री के मार्क्स हैं उसको क्यों खोना। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सीबीएसई लेवल 2 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी लेंथी भी है। कई बार एमसीक्यूज 1 मार्क के लिए इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ना वर्थ इट नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शन है नहीं। अगर सोचोगे बिना पढ़े इधर उधर से ABCD लिख के आ जाऊं तो भाई फिजिक्स ऐसे वर्क नहीं करता है। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होगा। देखो 1-2 मिनट का वक्त लगेगा, बस 1 मिनट दोगे इस क्वेश्चन को। कुछ मैंने बोले कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, तो अगर थोड़ा दिमाग लगा के 1 मार्क मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 15 चार्ज पार्टिकल्स विद द सेम चार्ज स्मॉल q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस। क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि 15 चार्ज पार्टिकल है, सभी के चार्जेस स्मॉल q है, वो कहां रखा हुआ है, x एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, पहले लाइन हमें इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा करते हैं डिकोड, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिकली आपका प्लेस्ड है। ठीक है, अब 15 चार्ज पार्टिकल है और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। उसमें से आपका ये बोला है आपका द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स इज r/3। कोई भी 2 चार्ज के बीच का कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस कितना है आपका, r/3 है। एंड वन ऑफ द चार्जेस इज एट ऑरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हिंट है आपका कि एक चार्ज को कहां पे प्लेस किया हमने, ऑरिजिन पे प्लेस किया। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। अब हमें एक ऐसा मतलब एक स्फीयर है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है जिसका सेंटर कहां पर है, ऑरिजिन पे है, और रेडियस कितना बोला है, 1.5 r। ठीक है, तो आप देखोगे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। गॉस लॉ आपको ये कहता है कि वट एवर द फ्लक्स इज, अगर आपने क्यू इनक्लोज निकाल लिया उस पूरे स्फीयर से तो आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ऑप्शंस भी इन्हीं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही है। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क है कि भाई जो स्फीयर इन्होंने बोला है जिसका रेडियस 1.5 r है, उस स्फीयर में कितने चार्जेस हमारे इनक्लोज्ड आएंगे वही निकालना है, जिसमें हमें मैथ्स थोड़ा बहुत ही पूरा मैथ्स ही लगेगा इसमें। देखो ध्यान से, मान लो कि हमारा ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं हम लोग, अपना कोई सा भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चार्ज बोला था ऑरिजिन पे है, तो ये मान लिया हमने कि एक चार्ज कहां पर है, ऑरिजिन पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, दूसरा बोला था दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑन द ऑफ द y एक्सिस। y एक्सिस का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना बोला है आपका, r/3। तो अगर ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब 0, तो पहला चार्ज अगर 0 पे है, दूसरा चार्ज इस तरफ कितने डिस्टेंस पे होगा, तो आप कहोगे r/3। ज्यादा हम लोग मैथ्स देखो, r/3 पे एक चार्ज मान लेंगे कि स्मॉल q प्लेस्ड है, दूसरा चार्ज कहां पे प्लेस्ड होगा, बताओ जल्दी, r/3 और दूसरा r/3 ऐड करो तो क्या आएगा, 2r/3। थर्ड जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कितने पे सेपरेटेड होगा, 3r/3। 3r/3 को क्या बोल सकते हो आप, r बोल सकते हो। ठीक है, 3r/3 को क्या बोल सकते हो, r बोल सकते हो। ठीक है, मतलब यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 1r हो गया। देखो ध्यान से, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो क्या आएगा, ये 1 into r भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, 1r। ठीक है, तो यहां पे भी एक चार्ज होगा, इसके बाद वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा, देखो यहां तक हमारा ये 3r/3 था, ये 3r/3 था, तो अगला चार्ज कितने पे होगा, 4r/3। ऐड करते जाओ, 4r/3। अगला चार्ज
5r/3, ठीक है। अब जरा हम इस डिस्टेंस को इस डेसिमल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करें तो हमें पता चलेगा कि यहां तक तो देखो 1r है, 1r है। हमारा जो स्फीयर बनाना है वो कितने रेडियस का बनाना है, 1.5 रेडियस का बनाना है। तो 1.5 ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4/3। 4/3 करोगे तो कितना आएगा, 1.3 आपका आएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक डेसिमल प्लेस करते हैं तो ये आपका 1.3 हो गया। 5/3 को करो, 5/3 को करोगे डिवाइड तो क्या आएगा, 1/1.6 आएगा। ये क्या आएगा आपका, 1.6 के आसपास कुछ आएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो स्फीयर बनेगा इसके बाद कितने भी चार्जेस हो डजंट मैटर, ये हमारे रेंज से बाहर चले, मतलब स्फीयर से आउटसाइड ही होगा। तो जो भी स्फीयर आप ड्रॉ करोगे आपका ये 1.6 हो गया, और 1.6 से पहले आपका चार्ज यहां पे सेपरेट, तो 1.5 रेडियस होगा इसके बीच में ही होगा, क्योंकि 1.5 1.3 यहां पर है, 1.6 यहां पे। तो जो स्फीयर बनाएंगे उसका रेडियस होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो हमारा जो स्फीयर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर कितने चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, कितने चार्ज इंक्लोज्ड होंगे, देखो एक तो ये चार्ज हो गया, 1 2 3 4, 4 चार्जेस इधर है, 4 चार्जेस, क्योंकि सिमेट्रिकल हो रहा था तो 4 चार्जेस इधर भी होंगे, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में 8q/ε0 भी है, तो यहां पे खुश होकर टिक मत कर देना, क्योंकि एक चार्ज अभी बचा हुआ है जो कि कहां पर है, सेंटर पे है। तो 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो जो फ्लक्स आएगा इस स्फीयर से वो कितना आएगा, 9q/ε0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मूला क्या लग रहा है आपका, Q इनक्लोज अपॉन ε0 ही लग रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपसे प्रेजेंट कर दिया है। इट्स लाइक जैसे 5 स्टार होटल में होता है ना, चीजें वही होती हैं बट वहां का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो सीबीएसई में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 स्टार रेटिंग विद सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बट डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट माइंड एनालिसिस, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गॉस लॉ पे बेस्ड है, देखते हैं। सेम सिचुएशन बट डिफरेंट वे टू एनालाइज हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कह रहा है आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन में पूछा सकता है, अरेंज द गॉसियन सर्फेसेस shown below in order of decreasing electric flux starting with most positive। ये कह रहा है कि आपसे जितने भी सरफेसेस हैं उन सभी सरफेसेस को आप डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में अरेंज कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट पॉजिटिव, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए। तो पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कितने सरफेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितने सरफेसेस लग रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, कितने सरफेसेस। पहला सरफेस तो आपका ए दिख रहा है जो कि पूरा एक स्फीयर है, दूसरा ये बी बोला है आपसे, तीसरा सी बोला, चौथा 4 जनरली आपके सरफेसेस हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस ए। तो सरफेस ए के अंदर देखेंगे कितना चार्ज है हमारा, तो देखो सारा का सारा चार्ज तो सरफेस ए के अंदर ही है ना। तो देखो क्या क्या चार्ज इन्वॉल्व है, +2q है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, +2q पहला चार्ज, दूसरा क्या है भाई +q, और उसके बाद क्या है -q, अपॉन क्या हो जाएगा ε0। q इनक्लोज इतना हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर लोगे, +q -q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो 2q अपॉन क्या हो गया ε0। दिस इज द फ्लक्स थ्रू स्फीयर ए, सॉरी सरफेस ए, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, स्फीयर और नॉट, बट यहाँ पे क्या बोला हमें, सरफेस बोला, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सरफेस बी क्या होगा, सरफेस बी से बताइए। आप देखो कितने चार्जेस इनक्लोज हैं इसके अंदर, +2q है और दूसरा क्या है आपका -q है, डिवाइडेड बाय ε0। तो सॉल्व आउट करो तो इट विल लाइक q/ε0। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सरफेस सी से देखो कितने चार्जेस हैं आपके इन्वॉल्व, एक तो +q यहाँ पर है और -q यहाँ पर है, तो आप लिखोगे +q और -q अपॉन क्या हो जाएगा ε0, दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड फ्लक्स थ्रू d इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, इसमें सिर्फ एक ही चार्ज इन्वॉल्व है सरफेस d में, देखिए ध्यान से -q है, तो क्या लिखेंगे -q डिवाइडेड बाय ε0। याद रखना फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स आया वो क्या है, निगेटिव आया है। अब हमें किस फॉर्म में अरेंज करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो मोस्ट पॉजिटिव है, सबसे मोस्ट पॉजिटिव कौन सा लग रहा है आपको, 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो phi of a is highest one, this is the highest one. Again after it we will write phi of b, then phi of c, and then phi of d। तो phi of d का जो फ्लक्स है वो सबसे क्या है, लीस्ट है। तो आप कह सकते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, सेम कॉन्सेप्ट है बट वे ऑफ आस्किंग और या इज डिफरेंट। तो थोड़ा सा समझेंगे पेशेंस के साथ चीजों को, देखेंगे कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम चीजों को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कंटेन्स 3 मार्क्स एटलीस्ट। ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो देखो कैसे करोगे, गॉस लॉ पे भी 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह सकता है। कंसिडर 2 हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2। दो कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब जिसका सेंटर क्या हो, कॉमन सेंटर हो। ठीक है, स्फीयर मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, S1 एंड S2 इनक्लोजिंग चार्जेस 2q एंड 4q। मतलब स्फीयर 1 में जो चार्ज है वो 2q है और स्फीयर 2 में जो चार्ज है वो क्या आपका 4q है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। हमसे पूछा है कि उन स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनका रेशियो आप बताओ। ठीक है, पहला पार्ट तो काफी इजी लग रहा है, चलो ठीक है। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1। अब आपसे पूछा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is introduced in the space inside S1। मतलब S1 का जो स्पेस है, जो कि अभी फिलहाल के लिए एयर था, अब उसको एयर से हटा के रिप्लेस कर दिया गया किससे, एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन r है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इज समथिंग हाउ, आपसे सीधा सीधा पूछा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो phi थ्रू S1 बताइए कितना होगा। phi थ्रू S1 चार्ज इनक्लोज देखो 2q है, तो 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये phi थ्रू S1 हो गया। अब phi थ्रू S2 क्या हो जाएगा, S2 में तो बेटा दोनों चार्जेस आ जाएंगे ना, 4q और 2q, दैट इज इक्वल्स टू 6q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं phi ऑफ S1 डिवाइडेड बाय phi ऑफ S2 करे तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 6q, और आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1:3, दैट इज इक्वल्स टू 1:3 आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये रेशियो होगा। क्लियर हुआ? यही सेम क्वेश्चन आपका 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में इतने पार्ट को अगर हम लोग रिलीव कर दे, सेकंड पार्ट को छोड़ दे, ठीक है, या फिर सीधा सीधा सेकंड पार्ट भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 1 मार्कर में। तो यहां से आपके 1 मार्कर के भी स्कोप्स हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है आपसे। फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1 पूछा आपसे, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर 1 चेंजेस इफ द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर हमने एप्सिलॉन r से इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अब हमारा मीडियम क्या रहा, एयर और वैक्यूम तो रहा नहीं, कोई दूसरा मीडियम आ चुका है जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन r है। ठीक है, तो अब कैसे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स हम जानते हैं क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। कब, जब एयर हो। लेकिन क्या हो, जब मीडियम अगर इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आप क्या ले लो, सीधा सीधा एप्सिलॉन ले लो, जो कि क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, जो कि मीडियम फ्री स्पेस और जो भी मीडियम डाला गया दोनों का कंबाइंड वो कैलकुलेट कर लेगा, और Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, अब मुझे बता Q इनक्लोज कितना है, स्फीयर S1 से पूछा था। तो S1 देखिए, S1 से तो आपका 2q है, तो 2q लिखोगे यहां पे, 2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन r। तो आप देखोगे दिस इज योर, यही क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, किस चीज के लिए, फ्लक्स थ्रू S1। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं तो ये फ्लक्स क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है या फिर इंक्रीज्ड हुआ है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली है दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड। किस टर्म से रिड्यूस हुआ है, तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि क्या था आपका एप्सिलॉन r था। तो क्या लिखोगे आप, फाई डैश, ये आपका फाई डैश है, मतलब
फ्लक्स आफ्टर इंसर्टिंग द मीडियम, तो फाई डैश थ्रू S1 इज लेस देन, आप देखोगे तो क्या आपका S1, मतलब ओरिजिनल जो फ्लक्स था उससे जो वैल्यू है वो आपकी क्या हुई है, रिड्यूस्ड अप हुआ है। ठीक है, तो ये आपके यहां से 1 मार्कर में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो दिमाग में ये चीजें रखनी है। अगर यहाँ पे एमसीक्यूज में क्या हो सकता है कि एप्सिलॉन आर की जगह कोई एक नंबर दे सकता है कि इतना एक डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है या फिर 10 है, उतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने एक मीडियम को प्लेस कर दिया है। तो अब बताइए कि हमारा फ्लक्स होगा वो कितने टाइम्स रिड्यूस होगा, तो जो फैक्टर है उसी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके गॉस लॉ से बन सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 3 मार्क का है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। लाइन चार्ज, तो पहले पार्ट में आपसे पूछा है ग्राफ, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, साथ साथ उसका एक्सप्रेशन भी लिखना होगा। किसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से। तो आपको पता है किसी भी लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये किस आर कैप ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मतलब आर की तरफ। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो ये आर के साथ कैसे वैरी कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल लाइक दिस। तो पहला पार्ट में तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन निकालिए। क्या निकालिए, वर्क डन। क्या करने में भाई, इन ब्रिंगिंग चार्ज स्मॉल q, मतलब स्मॉल q चार्ज को आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 से लेके r2 तक लेके आना है, और इस प्रोसेस में क्या वर्क आप करोगे, इस वर्क को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको कि मतलब एक लाइन चार्ज ड्रॉ कर लो। मतलब मैथमेटिकली देखिए तो हम लोग डायग्राम से कुछ इस तरीके, लाइन चार्ज है तुम्हारा, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के साथ क्या होती है, यहां पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। आप देख रहे हो आर जैसे जैसे चेंज होगा तो आपका ये क्या होता है, चेंज करता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर को आप इंक्रीज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, चेंज होता जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। तो हमें एक पॉइंट है R1, एक पॉइंट P है जिसको हम लोग R1 बोल रहे हैं, और यहां से इस पॉइंट से लेके हमें एक दूसरा पॉइंट Q है जिसको हम लोग बोल रहे हैं R2। तो R1 से लेके R2 तक लेके जाने में क्या वर्क डन होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंस फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। देखो फोर्स वेरिएबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है। और चार्ज Q को अगर आप यहां से लेके जाओगे तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, देखो चार्ज पे फोर्स क्या लगता है, Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वैरी कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। मतलब आज जैसे से बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती जाएगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जो फोर्स हमारा P पे होगा, P के जस्ट बाद वो फोर्स नहीं होगा। ठीक है, P के बाद R की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है वो हमारा वेरिएबल फोर्स होगा, और वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालने का हमारा मेथड क्या है, एक ही मेथड है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग निकालेंगे इन डिस्प्लेसमेंट dr। तो स्मॉल वर्क डन क्या लिखोगे आप, small work done in displacing the charge through dr। अगर dr से अगर आपको डिस्प्लेस करना है तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, तो उसको लिखोगे आप dw। dw क्या लिखोगे आप, f डॉट dr, f डॉट dr। तो f dr इज इक्वल्स टू क्या होगा, f dr इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखना, फोर्स आप कितना अप्लाई करोगे, उतना ही अप्लाई करोगे जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका कितना होता है, Q इंटू ई होता है। तो Q इंटू ई, ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब एफ की जगह क्या लिख दिया, क्यू ई, डी आर क्या होगा आपका, और थीटा, थीटा आप देखो इसी तरफ ले जा रहे हो आप, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस तरफ है, अगर आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किस डायरेक्शन में होगा आपका, इस तरफ होगा, और हमारा वर्क जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट उतना ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी क्या आपका इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में निकालोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो क्यू ई इंटू डी आर, ये आपका क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ गया, दिस इज योर डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम R1 से लेके R2 तक, तो आपको क्या करना होगा, DW को इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, तो DW की वैल्यू को रखेंगे हम लोग Q, और E की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और dr R1 से लेके R2 तक। अब देखो इस प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट है, इस टर्म में देखा जाए तो लैम्डा सॉरी Q कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेंगे, Q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर r dr, R1 से लेके कहां तक, R2 तक, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर r का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ r विद बेस क्या हो जाएगा, e आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, R1 से लेके R2 तक लिमिट्स डाल दोगे तो क्या आएगा आपका, लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले आप अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ R2 विद बेस ई माइनस क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ R1 विद बेस ई, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ R2 ओवर R1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये, लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ R2 ओवर R1 आ जाएगा, जो कि इतना जूल आपको वर्क करना होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क निकाल रहे हो तो आपको आंसर में जूल मतलब यूनिट के टर्म से लिखना होगा, ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका अराउंड 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये 2 मार्क में भी पूछा सकता है, 3 मार्क में भी पूछा सकता है, ठीक है, 3 मार्क में अगर पूछा गया है तो आपको काफी कुछ एक्सप्लेन आउट करना होगा उसके अकॉर्डिंग, और 2 मार्क्स में है तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या ये क्वेश्चन चाहता है आपसे कि भाई ये आपको बताना चाहता है, मतलब ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको कोई भी पैरेलल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपको पता है या नहीं पता है। इसमें 2 चीजें दी हुई है, एक तो प्लस सिग्मा दिया हुआ है, दूसरा माइनस सिग्मा दिया हुआ है। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। यूज द गॉस लॉ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज पैरेलल शीट्स विद सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो 2 हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्जेस हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज है, और ये क्या है तुम्हारा नेगेटिव है। तो इसका दिस इज योर प्लस सिग्मा एंड दिस इज योर माइनस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर ये चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव नेचर का, मतलब शीट पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड नेचर का होगा, यानी इस तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, ये चार्ज क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, रेडियली इनवर्ड आएगा। तो बीच में देखिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी किस मैग्नीट्यूड का होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। और आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड देखा अगर ई आउटसाइड, तो इसकी वजह से आपका बाहर की तरफ, और इसकी वजह से क्या मिलेगा,
अंदर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी सेम प्रोसेस होगा आपका, इसकी निगेटिव की वजह से इनवर्ड और पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा दोनों शीट के बीच में मिलेगा, ठीक है। और देखो दोनों बीच, दोनों आपका एड ऑन हो रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव वन और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव शीट। तो पॉजिटिव की वजह से कितना आ रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इस तरफ है, और नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ है, तो क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और ये आपका क्या आता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है कैपेसिटर में भी, याद रखना। कैपेसिटर आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात है, उसमें दो प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव और ये दूसरा प्लेट नेगेटिव होता है, तो उसके बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आती है, दैट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ, ठीक है। और आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, मतलब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क का है, ठीक है। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था ये। पहला जो पार्ट है इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन जनरली तुम्हारे पार्ट वाइज ही देते हैं सीबीएसई वाले, 3 2 1 + 1 1 + 2 ऐसा कुछ होता है इसका, ठीक है। मार्किंग स्कीम होती है, मतलब ये आपसे जिस पार्ट का जितना मार्क है उतना आपको करना होगा, ठीक है। पहला पार्ट में आपसे पूछा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करने के लिए बोला आपसे, डिफाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पूछा है आपसे कि ये भाई थ्योरी का क्वेश्चन है, जनरली कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है आपसे कि बताइए हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे होता क्या है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। और आप निकालते किस तरीके से हो, अगर फ्लक्स की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जनरली हमारे पास क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, ई डॉट डीएस होता है, ठीक है। और ये किस तरह की क्वांटिटी होती है आपकी, ऑब्वियसली बात है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिर्फ क्या होता है, ऐसा है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है कई इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना यूनिट होगा उसको डीएस मतलब सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, और डीएस का क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इनटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका। तो ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखनी होंगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगा आपका ऑलमोस्ट 1 मार्क्स का, 1 मार्क के आसपास ये होगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है आपसे, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज पुट एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। तो इसमें बोला है आपसे कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कुछ इस तरह का स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ स्मॉल डी है, जिसका साइड लेंथ क्या है, जिसका साइड लेंथ कितना है आपका, स्मॉल डी है, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो प्लेस किया है इसके जस्ट d/2, मतलब d/2 ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि एक अगर हम लोग इस स्क्वायर के 6 मतलब इस स्क्वायर को हम लोग चारों साइड से कवर कर दे, तो हमारा मतलब सारे सभी साइड से कवर कर दे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक क्यू बन जाएगा। पहले तो देखिए क्या बोला है आपसे कि d/2 डिस्टेंस पे, यहां से d/2 डिस्टेंस पे एक आपका चार्ज क्यू जो है वो इसने बोला है कि रखा है आपने, जो कितने डिस्टेंस पे, यहां से इसके इससे आपका d/2 डिस्टेंस पे है। As shown, the Gauss law, use Gauss law to obtain the expression for the electric flux through the square। अब आपको गॉस लॉ के हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है स्क्वायर से, किससे बताना है, स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है। देखो गॉस लॉ आप कैसे अप्लाई करोगे इस सिचुएशन में, गॉस लॉ तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे सरफेस ओपन है, तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, इसको क्लोज बनाना पड़ेगा और समहाउ सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि स्क्वायर नीचे है, इसके जस्ट ऊपर एक सेंटर पे चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको एक साइड वाले इधर है, इस तरफ चारों साइड से कवर करोगे तो यू विल ऑब्टेन अ क्यूब। हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एक क्यूब ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये जो चार्ज क्यू है वो इसके एग्जैक्ट सेंटर पे आ चुका है, मतलब अब ये चार्ज अपने आप को एक क्लोज सरफेस में अपने आप को पाएगा, ठीक है। अब आप अप्लाई कर सकते हो गॉस लॉ।
तो अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स आना चाहिए वो कितना आएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू। ऑब्वियसली बात है, कोई भी सरफेस कैसा भी हो डजंट मैटर, इट इज, अगर ये क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडिकल हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी सरफेस हो, साइज ऑफ द मैटर इज नेवर एन इशू फॉर गॉस लॉ। सो क्यू इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आपका क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लक्स हो जाएगा किससे, पूरे क्यूब से होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा किससे, यहाँ भी निकाल के बस बेसिकली हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें स्क्वायर से पूछा है, आपने क्यूब से निकाला है, तो स्क्वायर से कितना होगा। अब स्क्वायर के लिए देखो आपने कितने फेसेस से आपने स्क्वायर, तो सिंपल आपको ये सारा फेस हटाना पड़ेगा, मतलब इट्स जस्ट लाइक जो भी फ्लक्स है, अभी मैंने बताया था फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑल द फ्लक्स विल बी यूनिफॉर्मली, मतलब सभी चीजें सिमेट्रिकल है, तो फ्लक्स क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक फ्लक्स से, हर एक फेस से। इनफैक्ट तो कितने फेसेस हैं इनमें, 6 फेसेस हैं, तो एक फेस से निकालना है, तो आपका फ्लक्स थ्रू वन फेस जो होगा स्क्वायर जो कि है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर स्क्वायर से, मतलब फेस से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। इफ द पॉइंट चार्ज इज, if the point charge is how is now moved, sorry it's not how, it's now moved to a distance small d। अब जो है ये जो चार्ज q है उसको कितने डिस्टेंस हमने मूव किया है, d डिस्टेंस। तो पहले ये सरफेस से कितने डिस्टेंस पे था, पहले ये सरफेस से कितने डिस्टेंस पे था। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये, आप मान लो कि मेरे पास क्या है, ये स्क्वायर का ये फेस है, जो कि अभी फिलहाल आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, बट somehow we will understand that it is a square, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर पे हमारा चार्ज था स्मॉल क्यू, ठीक है। ये स्मॉल क्यू हमारा सेंटर पे था, जो कि कितने डिस्टेंस पे था, यहां से d/2 डिस्टेंस पे था। ध्यान से देखना, यहां पे चार्ज क्यू है। अब आपसे बोला गया है कि इस चार्ज क्यू को d डिस्टेंस और ऊपर कर दिया गया है, d डिस्टेंस और ऊपर कर दिया गया, मतलब यहां से टोटल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, d प्लस d/2, दैट इज इक्वल्स टू 3d/2। अब ये चार्ज कहां पर अपने आप को पाएगा, यहां से 3d/2 डिस्टेंस से पाएगा, ठीक है। चलो यहां पे चार्ज है 3, जो कि यहां से 3d/2 पे है, ओके फाइन। d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल नाउ। अब दूसरा ये भी बोला कि साइड को भी डबल कर दिया, मतलब अब जो आपका स्क्वायर था इसका साइड स्मॉल डी था, वो स्मॉल डी नहीं रहा, कितना हो गया 2d हो गया, मतलब हर एक साइड 2d हो गया, ये साइड भी 2d हो गया, ये साइड भी 2d हो गया। तो ये साइड 2d होगा तो यहां पहुंचेगा, आपका चार्ज कितने डिस्टेंस पे था, यहां से 3/2, जो कि कितना है आपका 1.5d पे है, 1.5d पे चार्ज है, और आपका जो साइड है वो कितना है 2d है। इसका मतलब ये जो चार्ज है अभी भी क्या रहेगा, इस क्यूब के अंदर ही रहेगा, ठीक है। जब क्यूब के अंदर रहेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि क्यू इनक्लोज तो चेंज ही नहीं कर रहा ना। ऐसा तो नहीं है कि चार्ज बाहर चला जाएगा क्यूब से, क्यूब के अंदर ही है, ठीक है। तो आपका क्या लिखोगे इसमें, फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द स्क्वायर, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू, आपका बी पार्ट में लिखोगे फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, थ्रू द स्क्वायर। तो पूरे क्यूब से भी चेंज नहीं होगा, पूरे फिर स्क्वायर से भी चेंज नहीं होगा, वो भी क्या होगा 1/6 ही होगा उस केस में भी, ठीक है। तो ये 2018 का क्वेश्चन था, 5 मार्क का था। अगर आप करते हो चीजें तो आपको बहुत इजीली ये अवेलेबल मतलब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।